हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग और आप सबकी कैसी चल रही बोर्ड 2026 की तैयारी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी काफ़ी बेहतर होंगे और बड़ी ही बेहतरीन तरीके से अपने बोर्ड 2026 की आप तैयारी कर रहे होंगे। आज की स्टूडियो में हम लेकर आ चुके हैं क्लास 10th एसएसटी का यानी कि सामाजिक विज्ञान के वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके इस बार के 2026 के बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे छपने वाले हैं। आज की स्टूडियो में समझिए कि पूरे किताब के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको करा दूंगा, यानी कि बहुविकल्पी करा दूंगा, जो कि इस बार के आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो आइए ना, बिना देर की हम स्टार्ट कर देते हैं पहले बहुविकल्पीय प्रश्न से। तो पहला बहुविकल्पीय प्रश्न ये कह रहा है, देखो यहाँ पर ध्यान से, कि फ्रांसीसी क्रांति की प्रारंभ किस वर्ष हुई, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुआ ये बताना है। तो देखो फ्रांसीसी की जो क्रांति थी, फ्रांस की क्रांति, वो 1789 ईस्वी में शुरू हुई। ठीक है, अब चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई, यानी कि फ्रांस जो है आज़ाद कब हुआ। तो फ्रांस जो आज़ाद हुआ कब, 1848 ईस्वी में। कब हुआ था, 1848 ईस्वी में, याद रखना अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ जाता है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। फ्रांस में कौन आया था, नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांस में एक अलग पहचान बनाने कौन आया था, नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि काफ़ी अच्छे से फ्रांस को डील कर रहा था उसकी राजनीति को। लेकिन इसकी पराजय कब हुई थी, तो इसकी पराजय हो गई 1815 ईस्वी में। और कैसे हुई, तो वाटरलू का एक युद्ध हुआ था जिसके दौरान नेपोलियन की पराजय हो गई थी। ठीक है, तो याद रखना। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वियना की संधि कब हुई थी। वियना की संधि जो है कि जो नेपोलियन के हारने के बाद एक संधि होती है जिसको हम वियना की संधि कहते हैं, ये जो हुई थी 1815 ईस्वी में ही हुई। 1815 में वो हारा, उसके बाद वियना की संधि हुई। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑटोमन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था, यानी कि ऑटोमन बिस्मार्क जो था वो किस देश से था, तो वो जर्मनी देश से था। किस देश से, तो जर्मनी देश से था। अच्छे से याद करिए। उसके बाद यहाँ पर देखो कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए, भारत कब वापस आए, तो आए थे 1915 ईस्वी में। कब आए थे, 1915 ईस्वी में। अच्छे से याद करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद स्वराज जो पुस्तक है उसके लेखक यानी कि राइटर कौन है, तो उसके राइटर जो हैं महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है, कौन है, महात्मा गांधी जी है। अच्छे से इसको याद कर लेना। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कहता है कि चौरी चौरा कांड कब और कहाँ हुआ। चौरी चौरा कांड आप जानते ही होंगे कि जिसमें क्या हुआ था, एक थाना जो था उसको फूंक दिया गया था, जला दिया गया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी बहुत ही बेरहमी तरीके से जल के मर गए थे। तो ये कब और कहाँ हुआ था, तो ये जो हुआ था आपके 1922 ईस्वी में और गोरखपुर में हुआ था, जो कि कहाँ पर पड़ता है भाई साहब, यूपी में ही पड़ता है, यूपी में ही, समझ गया ना। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। तो अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का सबसे पहले आप मतलब समझ लीजिए। महात्मा गांधी जी जो थे, महात्मा गांधी जी, उन्होंने एक आंदोलन चलाया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय मतलब एकदम विनम्रता पूर्वक, अवज्ञा मतलब अवहेलना करना। इस आंदोलन में जैसे कि अंग्रेज कोई भी सामान अपना बेचने को कहे तो उसको एकदम नम्रता पूर्वक अवहेलना कर देना कि नहीं भाई हम आपका सामान नहीं खरीदेंगे, तो उसी को नाम दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये 2 बार चलाया गया था। ठीक है, एक 1930 में चलाया गया था और एक 1932 में चलाया गया था। ठीक है, तो ये सबसे पहले कब चलाया गया था, तो 1930 में। ठीक, तो ये सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भाई साहब, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आज की कांग्रेस पार्टी है, इसकी स्थापना बहुत पहले ही हो चुकी थी। और कब हुई थी, तो वो जो हुई थी 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। तो देखो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि वहाँ पर एक सभा बुलाई गई थी जिसमें बैठक की जा रही थी। तो एक चारों तरफ से जो वो दीवार से घिरा था, तो वहीं के एक रास्ते से जंगल डायर आकर और लोगों पर गोलियां बरसाने लगा। ठीक है, वहाँ पर मेला लगा था, लोग जुटे हुए थे। सबसे पहले तो गलती भारतीय लोगों में ही थी। उन लोगों ने वहाँ पर एक एक्ट लगाया था, ठीक है ना, धारा लगाया था, धारा 144, जिसमें 2 से 4 लोग एक जगह नहीं इकट्ठा हो सकते थे। तो उसी में वो क्या किया कि
जनरल डायर आया और लोगों पे गोलियां बरसाने लगा। तो वो जो हुई थी 13 अप्रैल सन 1919 को ये घटना हुई थी, ठीक है ना। अब चलो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो महामंदी का प्रारंभ, जिसको हम आर्थिक महामंदी कहते हैं, वो 1929 में उसकी शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ किस देश से हुआ ना, किस वर्ष हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था 1914 में शुरू हुआ था और 1914 से लेकर के 1918 के बीच तक चला था। याद रखिएगा, सारे मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक साथ मैं आपको बताते चल रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर अगला देखो कह रहा है निम्न में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है? तो भाई साहब मिट्टी का प्रकार कौन सा नहीं है? आप तो देख के छोट बच्चों बता देगा कि सीमेंट एक मिट्टी नहीं है, उससे तो घर जोड़ा जाता है। अब चलिए आगे यहाँ पर देख लो कि भारत में पाई जाने वाली सभी मिट्टियों के नाम बताइए। बताओ कमेंट करके भाई। अब हम तो नहीं बताएंगे, आप ही बताओगे, ये एक्स्ट्रा में दिया गया है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। देखो काली मिट्टी, जिसको काली कपास मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जिसमें कपास की खेती काफ़ी शानदार होती है, मतलब कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अब ये जो है किस राज्य में पाई जाती है? तो ये आपके गुजरात में पाई जाती है, ठीक। तो गुजरात इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो कह रहा है कि कोयला निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है। कोयला कैसा संसाधन है भाई? तो कोयला देखो एक बार अधिक कोयला एक बार समाप्त हो गया तो का फिर कोयला बना देंगे आप? उससे नहीं बना पाएंगे। एक बार जल के राख हो गया तो हो गया, अब उससे आप कोयला नहीं बना पाओगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये अनवीकरणीय योग्य संसाधन, यानी कि इसको पुनः नया नहीं किया जा सकता है, ठीक। समझ गए बेहतर तरीके से। अब चलो यहाँ पर अगला कह रहा है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। देखो सबसे पहले तो चाय की खेती कहाँ होती है ये समझ लो। तो चाय की खेती जो है ना ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर की जाती है जहाँ पर पानी न इकट्ठा हो, क्योंकि चाय की जो जड़ें होती है काफ़ी कोमल होती है, ठीक है, काफ़ी कोमल होती है। अगर इस पर पानी इकट्ठा होगा ना तो सड़ जाएगी। तो ये ढलान वाले एरिया पर की जाती है। तो इसके लिए जो उपयुक्त मिट्टी है ना उसको लेटेराइट मिट्टी नाम दिया गया है। इसमें काफ़ी अच्छी चाय की खेती होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संभावी संसाधन है। संभावी संसाधन ऐसा संसाधन होता है जिसकी अपार संभावनाएं हैं, यानी कि जैसे कि मान के चलो कहीं पर ऐसा जगह है जहाँ पर कि यहाँ पर पवन ऊर्जा, जहाँ पर पवन दिन रात चलता है काफ़ी तेज़ी से, काफ़ी स्पीड से, अगर वहाँ पर जो पवन चक्की लगा दिया जाए जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है तो वहाँ से कुछ ना कुछ उससे लाभ होगा। तो वही संभावित संसाधन के अंतर्गत आता है जिसमें आपका पवन ऊर्जा जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसको हम राइट आंसर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि निम्न में से चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो देखो सबसे पहले आप चिपको आंदोलन के बारे में जान लो। चिपको आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें क्या होता था कि लोग क्या कहते थे, पेड़ से चिपक जाते थे कि नहीं भाई हम पेड़ को नहीं काटने देंगे, ठीक है। कहाँ से कि भाई पेड़ बहुत कटता था तो उस पेड़ से चिपक जाते थे कि हम पेड़ को नहीं काटने देंगे। और ये किससे संबंधित है? तो पेड़ का मतलब क्या, वन संरक्षण से संबंधित है, ठीक है ना। अब चलो हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। मतलब इम्पॉर्टेंट है इसको भी। तो ये जो आपके पश्चिम बंगाल में है, किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। अगला कह रहा है बहुउद्देशीय परियोजना को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि बहुउद्देशीय परियोजना होती क्या है। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब होता है कि ऐसी परियोजना जिससे एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। जैसे मान के चलो कि नदी जहाँ पर है वहाँ पर अगर बांध बना दिया जाता है, ऐसे करके एक डैम बना दिया जाता है, तो उससे क्या होगा, सबसे पहले तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का भी व्यवस्था बन जाएगा, प्लस में लोगों को बाढ़ से बचने की राहत हो जाएगी, प्लस में ये जो यहाँ पर पानी इकट्ठा होगा इसमें मछलियाँ छोड़ दी जाएगी तो लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। मतलब एक से अधिक उद्देश्यों की इसमें पूर्ति होती है। तो इसको जो आधुनिक भारत का मंदिर जो कहे थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि ये है हमारे आधुनिक भारत की मंदिर है, ठीक। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। रबी की फसल कौन सी है? आप जानते हैं 3 प्रकार की फसल होती हैं। तो रबी की फसल के अंतर्गत काला चना जो होता है वो आता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी फलीदार फसल है। फलीदार फसल कहने का मतलब जिसके ऊपर
फल ही आता है। तो देखो यहाँ पर दालें जो है फलीदार फसल के अंतर्गत आती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? रेशा जिसमें से निकलता है, जूट जो है ना, जिसको हम गांव देहात में पटुआ बोलते हैं, पटुआ से क्या बनता है भाई? रसरी बनाया जाता है, जिसको रस्सी बोलते हैं, तो पटुआ उसी को कहते हैं, ठीक है। तो वही एक रेशेदार फसल के अंतर्गत आता है जिससे रस्सी बनाई जाती है। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल कौन सी है? तो चना जो है रबी की फसल के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पर धान जो है रबी के फसल के अंतर्गत आता है, और कपास जो है ये भी रबी के फसल के अंतर्गत आता है। तो ये दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लो, कर्तन दहन कृषि, यानी कि कर्तन का मतलब काटो और दहन का मतलब जलाओ, ऐसी कृषि जिसको झूम कृषि कहते हैं। कब हियाँ होगा तो कब हियाँ होगा, मतलब एक जगह पर स्थिर होकर ये कृषि नहीं की जाती है, समझे ना। तो ये किस राज्य में पाई जाती है, कौन से स्टेट में पाई जाती है, तो आपको बताना है। तो ये जो स्पेशली जो बात करें तो वो मिजोरम में ही पाई जाती है। वैसे तो हर जगह ये होता है, लेकिन स्पेशली मिजोरम में ये पाई जाती है, ठीक है। चलो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, झाड़ियाँ किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो झाड़ियाँ तो बहुत सारे मतलब कि लोग जानते हैं कि ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध हैं और झारखंड में है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सौर ऊर्जा का परंपरागत स्रोत किसे हैं कहते हैं? परंपरागत स्रोत मतलब कोई परंपरा, आप जानते होंगे कि परंपरा मतलब सदियों से जो चलता आ रहा है उसी को परंपरा कहते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा का एक परंपरागत स्रोत जिस पे खाना दाना पहले बनता था, किस पे? कोयला पे। तो ये कोयला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पूरे किताब से मैं लेकर आया हूँ, वेट करना, काफ़ी अच्छे से मैं क्लियर कराऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो देशों के मध्य व्यापार को दर्शाता है? दो देशों के मध्य व्यापार को कौन सा शब्द दर्शाता है? तो भाई देश के अंतर्गत होगा। जैसे क्रिकेट होता है तो देश देश के बीच में होता है, तो उसको हम नाम देते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खेल, यानी कि क्रिकेट, ठीक है। तो उसी तरीके से दो देश के बीच जो व्यापार होगा, यानी कि व्यापारी का काम किया जाएगा, तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो यहाँ पर कि स्वपोषी ये गलत है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको भारत निर्यात नहीं करता है, ट्रांसपोर्ट नहीं करता है कहीं पर? तो उर्वरक जो कि खाद जिसको बोलते हैं, यूरिया, डाई, सल्फर, इस सब का निर्यात भारत नहीं करता है। बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, याद रखना, ठीक। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? तो 1948 में। मतलब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ ना, जस्ट इसके एक साल बाद ही श्रीलंका आज़ाद हो चुका था, मतलब आज़ाद हो गया। अब देखो हमारे देश के आज़ादी के साथ ही चीन भी आज़ाद हुआ, लेकिन अभी के समय में देख लो हमारे देश की स्थिति क्या है और चीन की स्थिति कहाँ गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग कौन सा है? तो श्रीलंका में सिंहली वर्ग ज़्यादा है भाई, इसीलिए सरकार इन्हीं की बनती है वहाँ पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अनारक्षित निम्नलिखित में से किस संघीय कौन सा संघीय राज्य नहीं है? ठीक है, तो दिल्ली जो है एक संघीय राज्य नहीं है। जैसे संघीय राज्य कहने का मतलब एक ऐसा राज्य होता है, संघी का मतलब सबसे पहले समझ लीजिए, संघी शासन का मतलब होता है जिसमें केंद्र सरकार भी शासन करे, ठीक है, और प्लस में राज्य सरकार भी जहाँ पर शासन करे, ठीक है। अब देखो भाई संघीय राज्य में केवल और केवल एक ही सरकार शासन करेगी, या तो केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार। तो यहाँ पर केंद्र सरकार का ही शासन रहता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर मैं अगला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में हुई थी। ये तो फेवरेट क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? तो मुद्रा जो है राज्य सूची के अंतर्गत आपका नहीं आता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? बहुत सारे मतलब अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि 99% या फिर 95% बच्चे इसको गलती करेंगे ही करेंगे। क्योंकि देखो भाई भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा है नहीं। भले हिंदी कोई कहता है, मतलब हर लोग किसी से भी पूछोगे तो वो हिंदी बोल देगा, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा संविधान के में नहीं लिखा गया है कि भारत की यही राष्ट्रीय भाषा है। राजभाषा बोले तो राजभाषा बहुत सारे हैं। राजभाषा में जो कि सरकारी काज होता
जाता है। जैसे राजभाषा बहुत सारे हैं, लेकिन राष्ट्रीय भाषा का दर्जा अभी हिंदी को नहीं दिया गया है। तो बाकी इसको ध्यान से देख लेना, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है। तो संघीय सूची का विषय जो है रक्षा है, ठीक है। अब चलो यहाँ पर अगला है कि काले दस्ताने व बंदी मुठिया किसका प्रतीक है। तो अश्वेत शक्ति का, और ये कहाँ पर, अमेरिका में, अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका में ही ये काले दस्ताने व बंदी मुठिया अश्वेत शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, पंचायती राज की संस्थाओं में है, और कहाँ पर होगा। अब चलो नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है। तो सरदार सरोवर डैम यानी कि सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। तो अच्छे से क्लियर हो गया। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से औसत आयु किसे कहते हैं। देखो भाई, औसत आयु नहीं, ये आय है, आयु नहीं है बल्कि आय है। आय का मतलब होता है आमदनी, तो औसत आय का मतलब होता है जैसे आपके जो भी देश में जितनी जनसंख्या हो, जैसे मान के चलो आपके देश में मान लेता हूँ कि 2000 जनसंख्या, ठीक है। तो ये कुल जनसंख्या अब बटा में जितने व्यक्ति हैं, मान के चलता हूँ कि 200 व्यक्ति हैं आपके देश में। तो अगर कुल जनसंख्या में देखो यहाँ पर मिस्टेक है, देखो आपके देश में कितना ये जनसंख्या है, ठीक है, और प्रति जनसंख्या कितना कमाता है, मान के चलता हूँ 20 रुपये प्रति जनसंख्या कमाता है। तो इसी से औसत आय निकलेगा कटा कर, ठीक है। ये 100 बार में मतलब 100 रुपये पर व्यक्ति कमाते हैं। तो इस तरीके से औसत आय निकाला जाता है कि देश के कुल आय में से जितनी जनसंख्या है उससे भाग कर देते हैं तो औसत आय निकल जाता है, समझे। अब देखो क्या कह रहा है, सामान्यतः किसी देश का विकास किससे निर्धारित किया जाता है। भाई किससे निर्धारित करोगे, जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय अच्छा होगा, औसत साक्षरता दर यानी कि पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति अच्छी होगी, ठीक है ना, शिशु मृत्यु दर कम होगा, तभी ना आप किसी देश का जो विकास निर्धारित कर सकते हैं। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलो यहाँ पर अगला कह रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कब चलाया गया। देखो जिसको हम गांव में मनरेगा और जिसको गाँव वाले नरेगा बोलते हैं उसको मनरेगा कहा जाता है, MNREGA, इसको मनरेगा कहा जाता है। और इसको इसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि एक्ट। तो ये कब चला गया था, तो 2005 ईस्वी में चलाया गया था, इसको याद रखिएगा 2005 में। अब देखो GDP से क्या मतलब है, तो GDP का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो ये हुई थी 1 जनवरी 1995 में। विश्व लेवल पर यानी कि जो कि ग्लोबल लेवल पर जो व्यापार किया जाता है विश्व व्यापार संगठन के द्वारा, तो वही 1995 में उसकी स्थापना हुई थी। चलिए कह रहे हैं भारत विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई, तो बेंगलुरु में हुआ है भारत का। अब चलो अगला कह रहा है भारत उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ भारत में। तो भारत में जो है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 ईस्वी में लागू कर दिया गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, तो 24 दिसंबर को हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस तरीके से हमने पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। आपके सामाजिक विज्ञान का खेल ख़त्म, मतलब MCQ का खेल ख़त्म हमने कर दिया। MCQ आपके समाप्त हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बता देना। अगर इसका PDF चाहते हो पूरे ऑल सब्जेक्ट का, देखो ऑल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीचे नोट्स 5 ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर और बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना, सब चीज़ ये ऑल सब्जेक्ट आपको मात्र और मात्र कितने रुपए में, 99 रुपये में ऑफर में मिल रहा है। तो जल्दी से इसको परचेज कर लो। करना कुछ नहीं है, आपको मैं बता देता हूँ। ये जो आपको मैं नंबर दे रहा हूँ इसी नंबर पर आपको क्या करना है, 99 पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेज दोगे तो हम आपके पास PDF सेंड कर देंगे, ठीक है। तो इस नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना, 99 में ऑल सब्जेक्ट आपको भेज दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।